भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई के सफल दौरे से लौटकर आ गए, लेकिन इस दौरे में दुनिया के दो बड़े देशों के साथ भारत के आर्थिक समझौतों ने भारतीय रुपए की साख बढ़ा दी है। अब दुनिया में चर्चा हो रही है, क्या भारत का रुपया ट्रेड के लिए डॉलर का विकल्प बन सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने रुपए को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया है? इस चर्चा के पीछे भारत और यूएई के बीच हुआ एक गेम चेंजर समझौता है, जिसके मुताबिक अब भारत और यूएई डॉलर में नहीं, रुपए और दिरहम में व्यापार करेंगे। पेरिस से लेकर अबू धाबी तक प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से फ्रांस और यूएई के साथ सिर्फ भारत की दोस्ती मजबूत नहीं हुई, भारत की करेंसी रुपया भी मजबूत होने जा रहा है। दुनिया अब रुपए को डॉलर के विकल्प के रूप में देखने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे में कुछ ऐसे समझौते हुए हैं जिसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। बातें की जा रही हैं, क्या मोदी पावर से रुपया डॉलर के मुकाबले खड़ा होने वाला है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूएई के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी गेम चेंजर डील की है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में जिस देश की गिनती होती है, उस यूएई के साथ भारत अब रुपए में व्यापार करेगा। यानी भारत और यूएई के बीच अब डॉलर्स में नहीं बल्कि रुपए और दिरहम में व्यापार होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में इस बात का ऐलान किया। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और इसी के साथ दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी है कि इंडिया यूएई के बीच की ये डील गेम चेंजर होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी मान रहे हैं कि ये डील वर्ल्ड ऑर्डर को नया आकार देने की क्षमता रखती है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूँ कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी, ऐसा लगेगा। चलिए अब आप समझिए किस तरह ये डील रुपए की ताकत को मजबूत करेगी और दोनों देशों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। वैसे इस डील से भारत और यूएई में काम करने वाले भारतीयों की 5 उंगलियां घी में। इससे रुपए को डॉलर में बदलने की लागत खत्म हो जाएगी। इससे दोनों देशों की मुद्राओं को लाभ पहुंचेगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। दोनों देशों के निवेश का आधार भी मजबूत होगा। यूएई में लगभग 30 लाख भारतीय काम करते हैं जो भारत में अपने परिजनों को पैसा भी भेजते हैं। रुपए में ट्रेड से पैसा भेजने की लागत भी कम हो जाएगी। अब आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधा। ठीक इसी तरह भारत और यूएई भी दोस्ती के मजबूत बंधन में जुड़ गए हैं। इसीलिए कारोबार को मजबूत करने के लिए, दोनों देशों के कनेक्शन को जोड़ने के लिए, दोनों देशों के बीच आसान सीमा पार मनी ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और यूएई के आईपीपी को जोड़ने पर भी सहमति बन गई। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया गया। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवंत उदाहरण है। वैसे सिर्फ यूएई नहीं बल्कि फ्रांस के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई लॉन्च करने का समझौता कर लिया है। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। चलिए अब आप इसके फायदे भी समझिए। एक्सपर्ट बता रहे हैं चाहे फ्रांस हो या फिर यूएई,
यहाँ पर यूपीआई का लॉन्च होना कैसे दोनों देशों के बीच कारोबार को सुगम बना सकता है? क्योंकि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कन्वर्जन का पैसा भरना पड़ता है। अभी हम डॉलर में कर रहे हैं, वो अभी सीधा रुपीस में होगा, तो वो जो उसकी कॉस्टिंग होती है वो सीधी उसकी बचत होगी, और बचत होने से ट्रेड बढ़ेगा। तो वैसे ही फ्रांस से जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी अपनी एक बचत होगी, टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ भी और वहाँ भी। भारत की तरक्की और यूएई के साथ दोस्ती पाकिस्तान को भी बेचैन कर रही है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं क्यों यूएई भारत के साथ कारोबार में नई नई रियायतें दे रहा है और पाकिस्तानी भारत से दुश्मनी करके कंगाल होते जा रहे हैं। आप इमेजिन करें, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो चीजें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज यूएई को पता लग गया है ना, उन्होंने पता है कि है इंडिया, ठीक है, उनको पता है इनसे कारोबार करना कितना जरूरी है, उनको पता लग गया ये कितना अहम मुल्क है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के कारोबार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का फॉर्मूला भी देकर आए हैं। भारत और यूएई का कारोबार जितना बढ़ेगा, नई डील के बाद रुपए की ताकत में भी उतनी ही मजबूती आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ भारत यूएई के साथ रुपए में कारोबार की डील कर रहा है, भारत का चंद्रयान चांद छूने वाला है, वहीं पाकिस्तान तालिबान से उलझा हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। इस साल पाकिस्तान में टीटीपी के 250 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी को तालिबान की शह मिली हुई है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री ने तालिबान को एक्शन की धमकी भी दी है, लेकिन तालिबान ने इस धमकी को हवा में उड़ा दिया है। भारत चांद तक पहुंचने को तैयार है। भारतीय रुपए के डॉलर का विकल्प बनने की बातें शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो बोया है उसे काट रहा है। तालिबान को मजबूत बनाने वाले पाकिस्तान की जड़ें उसकी पाकिस्तानी ब्रांच यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान काट रहा है। एक के बाद एक टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान हिल गया है। बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 घायल हो गए। बलूचिस्तान के सुई और झोब में हुए इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला गई है, क्योंकि टीटीपी पर न्यूक्लियर हथियार रखने वाली सेना का बस नहीं चल रहा। लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को अफगानी धरती पर पनाह मिल सकती है। इस तरह की स्थिति अब और नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमी और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट मान रहे हैं ऐसी धमकियों का तालिबान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान की मीडिया में भी टीटीपी के हमलों के बाद से इसी बात की चर्चा हो रही है कि गुड और बैड तालिबान की बात करने वाले पाकिस्तान के लिए टीटीपी को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में अफगानियों की 40 से 50 लाख आबादी रहती है, जो पूरी तरह टीटीपी के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना पर हमला करके टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान निकल जाते हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं पाकिस्तान की सेना अभी इन पर कार्रवाई की स्थिति में नहीं। अब आप समझिए किस तरह पाकिस्तान ने जो बोया वो ही काट रहा है। पाकिस्तान ने सीमा पर आतंक को बढ़ावा दिया। अब अफगानिस्तान से टीटीपी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाला। अब पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि तालिबान टीटीपी को पनाह देता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं से लड़ने वाले मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी और अब उसी ट्रेनिंग का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर टीटीपी हमला कर रहा है। भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान भारत से आतंक के सबूत मांगता था और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से उसके आरोपों के सबूत मांग रहा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि उसकी सेना पर हमला करने वाले टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में चढ़ पाते हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान ने इसे झूठ बताते हुए पाकिस्तान से सबूत मांगे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का दावा है ऐसे सबूत कई बार दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान है। इंडिया से दुश्मनी के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया है।
पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में डबल क्रॉस किया, लेकिन जिस तालिबान के राज में पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा था, वही उसे बर्बाद कर रहा है और अमेरिका अब खुश हो रहा होगा। यानी पाकिस्तान में भी एक्सपर्ट यही मान रहे हैं, पाकिस्तान ने जो बोया वो ही काटा। पहले से ही कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए आतंक की खेती अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक और टूट की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आईएमएफ से मिले चंदे के पैसे पर पाकिस्तान को नई सरकार देने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने भी चुनौती देते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए पाकिस्तान का हाई पॉलिटिकल ड्रामा। शहबाज लूट रहे चंदे का पैसा, इमरान खान को अपनी बारी का इंतजार। तो बस 30 दिन बाद पाकिस्तान में सत्ता की नूरा कुश्ती शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ की सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को खत्म हो रहा है और इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी किसी कार्यवाहक प्रधानमंत्री को सौंप दी जाएगी। एक तरफ शहबाज शरीफ की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान का गेम भी तैयार है। इमरान खान ने नवाज शरीफ को चुनाव में हराने का चैलेंज दिया है। पाकिस्तान के ताजा हालातों को देखते हुए एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगले चुनाव में इमरान खान बड़ा अंतर ला सकते हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड पर हों, तो इमरान खान के सत्ता में आने के चांसेस या संभावना बहुत ज्यादा है। इधर सत्ता की नूरा कुश्ती जारी है, तो दूसरी तरफ आईएमएफ का पैसा पाकर पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा। इस चुनाव से पाकिस्तान का कौन सा भविष्य सुधरेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल शहबाज शरीफ ने भी अपने सारे घोड़े खोल दिए। अब नेशनल असेंबली भंग होने से पहले शहबाज ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। पीडीएम में फूट की खबरों के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। अपनी सरकार के आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कटोरे में आईएमएफ का फंड तो दिलवा दिया। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के चुनाव में इसका असर होगा क्या। पिछले 5 दिनों से दिल्ली बाढ़ और बारिश से जूझ रही है। लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। महामारी का खतरा भी मंडरा रहा है। इस बीच सियासत की मूसलाधार बारिश तेज हो गई है। सवाल है कि दिल्ली समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को राहत की जरूरत है या राजनीति की। दिल्ली डूब रही है। न सरकार ने टेंट दिया, न पिन्नी, न त्रिपाल, कुछ भी नहीं दिया। एकदम से पानी चढ़ा, उस टाइम पे हमने सामान भी नहीं निकाला। थोड़ा बहुत सामान निकाला था, वो पुल के ऊपर रस्सी के थ्रू निकाला था। दिल्ली दरिया बन गई। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इलाकों की सड़कों पर नाव तैर रही थी। जिम्मेदार सियासतदानों को समझना चाहिए कि दिल्ली वाले राहत चाहते हैं, सियासत नहीं। बाढ़ में डूबी दिल्ली में सियासत मूसलाधार। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके पर विचार करते हैं। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। अगर 3 जगह पानी छोड़ने का इंतजाम है तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? हमारी यमुना साफ होती और दिल्ली की सरकार उसकी डीसिल्टिंग करा देती तो यमुना का पानी बाहर नहीं निकलता और ये बाढ़ नहीं आती। पिछले 5 दिनों से एक तरफ बाढ़ में दिल्ली डूबी हुई है, यहाँ लोग अपने घरों को छोड़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहर हो या नई दिल्ली, भारी बारिश, हथनी कुंड बैराज से छूटे पानी और बेहिसाब बरसात ने दिल्ली को तरबतर कर दिया है। जहां पर कई घंटों से या कई दिनों से पानी भरा हुआ था, वहां पे आप देख सकते हैं अब सड़कों में भी क्रैक आ गया है। जहां जहां आप ये देख सकते हैं कि क्रैक आने की वजह से जो बबल है वो निकल रहे हैं। सड़कें दरिया तो दरिया उफनती नदियां बन गई हैं।
जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वहीं डूबती दिल्ली में राहत की नाव के साथ साथ राजनीति की नाव भी उतनी ही तेजी से चल रही है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रिलीफ कैंप का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के सामने बहस हो गई। सौरभ भारद्वाज निरीक्षण करने के बाद वापस लौट रहे थे कि तभी इसी दौरान एक महिला से आप कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। दिल्ली और हरियाणा की सरकारें पहले से ही एक दूसरे पर आरोप लगाकर उफान पर आ गए हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना, तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों के दौरे के दौरान बीजेपी को नसीहत दी है। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री अलग अलग दौरे पर निकले हुए हैं। राहत शिविरों से लेकर हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ साथ इन हालातों के लिए बीजेपी और हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या ये दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश थी? क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसे रोका जा सकता था? क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में कल शाम को बरसात से पहले 5 दिन से एक बूंद पानी नहीं गिरा था। खुद एलजी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हालात का जायजा ले रहे हैं, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रही है। तो ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया, 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई तो वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि ड्रेजिंग तो आपने की नहीं, तो 6,800 रुपया कहाँ खर्च हुआ? इस बीच लोगों को बचाने के लिए इंडियन नेवी अपना ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ के जवान भी इस मुहिम में जुटे हैं। हम इस वक्त आईटीओ पर हैं और यहाँ पर यमुना पे जो बैरेज बनाया गया है उसको खोलने की कोशिश हो रही है। एक गेट तो ओपन हो गया था, लेकिन दूसरा गेट और उसके बाद भी जितने गेट हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे थे और उसके वजह से इंडियन नेवी की मदद ली जा रही है, इंडियन आर्मी की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में सामान्य बारिश से 91% ज्यादा पानी बरसा है। पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जहां दिल्ली और हरियाणा के बीच जुबानी जंग चल रही है, वहीं उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड होने के बाद सत्ता पक्ष पर विपक्ष बयानों की बौछार कर रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने धामी सरकार को चेतावनी देते हुए पानी में बैठकर विरोध जताने का ऐलान कर दिया है। 2024 की लड़ाई पर 2023 में ही दो हाथ करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एनडीए और पीडीए दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी गांठें मजबूत करने में लगे हैं। ओपी राजभर फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देने का मन बनाया है। वहीं एनसीपी का अजित पवार गुट नाराज शरद पवार से आशीर्वाद लेने पहुंचा है। लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। मैं स्वागत करता हूं उनके कदम का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम धन्यवाद देते हैं। दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, हम उस अध्यादेश के विरोध में हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं। – 2024 का रण शुरू होने में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन एनडीए और पीडीए में रस्साकशी का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए के पुराने दोस्त यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2024 को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। ओपी राजभर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमला बोला है। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में थे, आए अखिलेश यादव जी के साथ, फिर वापस चले गए। तो ये कोई नई खबर नहीं है।
राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहाँ थी, कल की शाम कहाँ होगी, तो उसका मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए में कैसे वो अपनी धाक जमा पाते हैं। इस बीच एनडीए की 18 जुलाई की बैठक 2024 की रणनीति बनाने के लिए होने जा रही है। 2024 चुनाव से पहले 18 जुलाई की तारीख काफी अहम है, क्योंकि विपक्ष की बैठक से अलग एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ अपना बड़ा कद दिखा करके विपक्ष को चित करने की कोशिश की है। देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर विपक्ष के आत्मविश्वास को डगमगा दिया है। साफ है एनडीए की 28 तो पीडीए के साथ 24 दलों की 2 अलग अलग जगहों पर होने वाली बैठक में सियासी सरगर्मी तेज होगी। आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी और सहयोगी दल समेत करीब 30 पार्टियां हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत 24 दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पीडीए यानी विपक्ष कल 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक जगह बैठकर रणनीतिक मंथन करने के लिए कमर कस चुका है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की धरती से कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। बीजेपी ने यहां नहीं सहेगा राजस्थान मुहिम शुरू कर दी है। उत्पीड़न करने वाली सरकार है तो वो यूपीए की यू है, इसलिए उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार करने वाली ये यूपीए की सरकार, उसके बारे में हमको जरूर ध्यान रखना है। आपको बता दें कि पीडीए में भी हलचल तेज है। आम आदमी पार्टी को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। कांग्रेस ने दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने का मन बनाया है। जब से ये सरकार आई है, पिछले 9 साल से संघीय ढांचे पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। ये संघ की विचारधारा ही ऐसी है कि संघीय ढांचे को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। दिल्ली का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, हम उस अध्यादेश के विरोध में हैं। जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वहीं हाल ही में टूटी एनसीपी के अजीत पवार गुट ने नाराज शरद पवार से आशीर्वाद लिया है, लेकिन पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को बुलाई गई एनडीए की बैठक में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हो रहे हैं। वहीं विपक्षियों की बेंगलुरु में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भी दिखाई देंगे, जबकि संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाली इस बैठक से पहले कितने चेहरे पाले बदलेंगे और एनडीए की बढ़ती ताकत को देखते हुए विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।